तो चलिए उत्तराखंड के भूगोल को समझना शुरू करते हैं। साथ मिलकर इस विषय पर कुछ ऐसे नोट्स बनाएंगे जो बिल्कुल साफ हों और एग्जाम में बहुत काम आए। अच्छा, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करना चाहिए। तो सवाल यह है कि भौगोलिक आधार पर उत्तराखंड को आखिर कितने हिस्सों में बांटा गया है। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और इसका जवाब है 8। हाँ, बस इतना याद रखना है कि उत्तराखंड को 8 अलग-अलग भौगोलिक भागों में बांटा गया है। और ये रहे वो 8 भाग। अब देखिए, हम इन सब में एक साथ नहीं कूदेंगे। आज हम पहले 3 पर फोकस करेंगे, बिल्कुल जमीन से शुरू करके अपनी समझ बनाएंगे। तो हमारे नोट्स का पहला पॉइंट, गंगा का मैदानी भाग। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है ना, ये वो इलाका है जो गंगा नदी और उसकी लाई हुई मिट्टी से बना है। ये क्षेत्र ज्यादातर हरिद्वार जिले के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है। अगर हम मैप पर देखें तो रुड़की और लक्सर जैसे इलाके इसी मैदानी भाग में आते हैं। अच्छा, यहाँ की मिट्टी की बात करें तो ये जलोढ़ मिट्टी है, मतलब वो उपजाऊ मिट्टी जो नदियां अपने साथ बहाकर लाती हैं। अब इसमें भी 2 तरह की मिट्टी मिलती है। एक है खादर, जो बिल्कुल ताज़ी नई मिट्टी होती है, और दूसरी है बांगर, जो थोड़ी पुरानी पहले से जमी हुई मिट्टी है। और इसी नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मेल की वजह से ये ज़मीन खेतीबाड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। और जाहिर है, जब ज़मीन इतनी उपजाऊ होगी तो फसलें भी बढ़िया होंगी। गन्ना, धान और गेहूं यहाँ की मुख्य पैदावार हैं। चलिए, अब गंगा के मैदानों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहां जमीन का रूप एकदम बदल जाता है। अब हम पहुंच गए हैं तराई क्षेत्र में, जो अपनी दलदली जमीन और पानी की कुछ खासियतों के लिए जाना जाता है। ये इलाका आपको ज्यादातर उधम सिंह नगर जिले में फैला हुआ मिलेगा, पर हां, इसका कुछ हिस्सा नैनीताल और पौड़ी के दक्षिणी मैदानी इलाकों तक भी फैला है। गंगा के मैदानों से ये बिल्कुल अलग है। यहाँ की मिट्टी दलदली है, नदियों का पानी यहाँ जमीन की सतह के बहुत करीब होता है, इसलिए ये इलाका हमेशा नम रहता है और अक्सर पानी से भरा रहता है। अब तराई क्षेत्र की एक सबसे अनोखी और एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी चीज है पाताल तोड़ कुएं। ये कोई मामूली कुएं नहीं होते, ये तो एक तरह के कुदरती फव्वारे हैं, जहां जमीन के नीचे का पानी अपने दबाव से खुद ब खुद सतह पर आ जाता है। कमाल है ना। इसी ऊंचे वाटर लेवल और नमी की वजह से लोग इसे तरी वाला क्षेत्र भी बुलाते हैं। तरी मतलब गीला इलाका। यहाँ सिर्फ जमीन ही अनोखी नहीं है, बल्कि यहाँ का कल्चर भी काफी मिला जुला है। समय के साथ पंजाब, बंगाल और हरियाणा से आए बहुत से लोग इस उपजाऊ जमीन पर बस गए। अच्छा, तो हमारे नोट्स में तीसरा और आज का आखिरी क्षेत्र है भाबर। ये इलाका ठीक उस जगह पर है जहां शिवालिक की पहाड़ियां खत्म होकर मैदान शुरू होते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक लंबी पतली पट्टी है, जो पूर्व में चंपावत से शुरू होकर पश्चिम में देहरादून तक फैली हुई है। अब यहाँ की जमीन पहले के दोनों इलाकों से बिल्कुल अलग है। जैसे ही नदियां पहाड़ों से नीचे उतरती हैं, वो अपने साथ लाए बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ यहीं छोड़ देती हैं। इसी वजह से ये पूरा इलाका ऊबड़ खाबड़ और पथरीला है। एग्जाम के लिए ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि ये पथरीली पट्टी पूरब की तरफ पतली और पश्चिम की तरफ यानी देहरादून के पास ज्यादा चौड़ी है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है उसे एक साथ रखकर देखते हैं। इन तीनों क्षेत्रों की एक सीधी सीधी तुलना करने से हमारे नोट्स और भी पक्के हो जाएंगे। तो एक नज़र में सब कुछ साफ है। गंगा का मैदान मतलब उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, तराई क्षेत्र मतलब दलदली जमीन और वो खास पाताल तोड़ कुएं, और आखिर में भाबर क्षेत्र जो पथरीला और ऊबड़ खाबड़ है, जहां खेती करना भाई लगभग नामुमकिन है। तो आज के लिए हमारे नोट्स यहीं तक। पर एक बड़ा सवाल जरूर दिमाग में आता है कि जमीन का ये फर्क, ये भौगोलिक विविधता उत्तराखंड के लोगों की जिंदगी, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी संस्कृति को कैसे बनाती और बदलती होगी। ये सोचने वाली बात है।